हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो कल का क्लास किस तरह से गया था, उम्मीद है अच्छा गया होगा। राइट नाउ मैं आप लोगों की आवाज़ तो नहीं सुन सकती, लेकिन मैंने प्लान किया है कि जो है वो मैं क्लास कंडक्ट करूँ आप सबसे, वो भी ज़ूम मीटिंग पे। मैं आप लोगों को तरीका बता दूँ कि ज़ूम मीटिंग में किस तरह से आप लोगों ने करना है, लाइक अपना अकाउंट किस तरह ओपन करना है और ज्वाइन किस तरह करना है। सारी मैं एक स्मॉल सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना के मैं आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है। उससे ये होगा कि कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि ये जो 30-30 40-40 स्टूडेंट एक क्लास में एडमिशन जिनका हुआ है, आया ये मेरे लेक्चर सुनते भी हैं या नहीं, कि आप लोग की इंस्टीट्यूट इज़ लाइक डूइंग हार्ड। उन्होंने बहुत हार्ड कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए, ऑब्वियसली हमें भी पे कर रहे हैं। तो आया आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, आप लोग माँ बाप के पैसे ऐसे ही ज़ाया कर रहे हो। तो दिस वन इज़ अ लिटिल बिट आप लोगों के लिए वो एक रीकैप भी होगा, फीडबैक भी होगा और मज़ा भी आएगा क्लास में ना, एक रियल क्लास सिनेरियो बनेगा। क्योंकि ज़ूम में इस तरह होता है कि वाइट बोर्ड भी होता है, हम अच्छे से उसको ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है, और जो चीज़ें रेगुलर की होंगी हम उनको भी फॉलो कर सकेंगे। बेसिकली आज हलीमा इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो मॉड्यूल 1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग है और 5 कोर टॉपिक्स हैं जो कि हार्ट ऑफ नर्सिंग का है, जिनको एग्ज़ाम रेडी कंटेंट रेडी किया है मैंने, और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हम करेंगे और सीखेंगे कि कुछ नया क्या है। ये मैंने कुछ मॉड्यूल्स आप लोगों की आसानी के लिए बना दिए हैं। गर्मियों में फ़्लू लग गया है, मुझे गले में दर्द हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ों को आसानी से आसान करके मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ, और जब लेक्चर ख़त्म हो और आप लोग एक दूसरे से पूछो तो कम से कम आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ आता हो, और ऐसा ना हो कि 1 घंटे की या 2 घंटे की क्लास ख़त्म होने के बावजूद आप लोगों को आता कुछ भी ना हो। ऐसा ना हो, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि क्वालिटीफुल स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा सीखें। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे, रोल ऑफ नर्सिंग जो कि हमने कल भी पढ़ा था कल के लेक्चर में, और लीगल एंड एथिकल एक्सपेक्ट आज नया पढ़ेंगे कुछ, और हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो जी आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि मॉड्यूल 1 में मुझे मुकेश का नाम याद है। तो मुकेश बेटा, आपने इस तरह करना है कि क्लास में बच्चों से सबसे, जो मैंने कल का होमवर्क लिया था तो वो आपने कैप्चर करके ना पेजेस पे, तो उन सब की तस्वीरें बना के ना मुझे भेज देनी है, या फिर आप इश्तियाक साहब को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो नर्सिंग लफ्ज़ क्या है, ठीक है। तो मॉड्यूल हमें ये बताता है कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एन एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग फ्रॉम द प्रिमिटिव टाइम्स टू मॉडर्न एरा, आइडेंटिफाई की हिस्टोरिकल फिगर्स एंड एक्सप्लेन द फ्लोरेंस नाइटिंगेल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आप लोगों को, आप सब ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें और कुछ भी नहीं है, मैंने सिंप्लीफाई किया है आप लोगों के लिए, और ये मैंने गाइडलाइन इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों को के पास ये हमेशा रहे। मेरा मकसद है आप लोगों को एक प्रोफेशनल बनाना, एक रट्टेबाज या फिर वो कहते हैं ना कि इंजेक्शन बनाने वाला, वो नहीं बनाना मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक पढ़े लिखे जो है वो बनेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे स्टाफ। तो अगर लफ्ज़ की तारीख देखें, ठीक है, तो मॉड्यूल 1 हमें ये बताता है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, न्यूट्रिक्स से, जिसका मतलब है नरिश करना, लाइक या परवरिश करना। नरिशिंग या परवरिश असल में ये एक स्पिरिचुअल वर्ड है, जिसके रूहानी लफ्ज़ कहें लोगों की सेहत की तरफ, या हम कहें उर्दू में लोगों को सेहत की तरफ वापस लाना। रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द नर्सिंग केयर फॉर द नेचरिंग एंड इंडिविजुअल बैक टू द हेल्थ। तो सिंपली लोगों को सेहत की तरफ वापस लाना, ये हो गई इसकी जी मीनिंग। आगे मैंने की वर्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक स्टोरी जो कि आप लोगों ने सुनी होगी, और ये बहुत ज़रूरी भी है, और आप लोगों के लेवल पे आप लोगों से इसमें से MCQ ज़रूर आएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी थी विद द लैम्प। रात को लैंप लेकर वो ज़ख्मी सोल्जर्स को चेक करने जाती है। जब
1820 से 1910 में वो पैदा हुई है, ठीक है। और 1854 में एक जो है वो वॉर लगी थी, जिसको हम क्राइमीन वॉर कहते हैं या फिर स्राइमीन वॉर का है जो भी। इसमें क्या हुआ था कि रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, 42% टू 2% थ्रू द सैनिटरी रिफॉर्म। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि मोर्टेलिटी जो रेट था, मतलब अमवात जो थी, कम हुई थी। और 1859 में जो है वो नर्सिंग के ऊपर बड़े नोट्स लिखे गए थे, द फर्स्ट नर्सिंग टेक्स्ट बुक एवर, ठीक है, वो पब्लिश हुई थी। और 1860 में क्या हुआ था कि इस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल, जो कि थॉमस हॉस्पिटल लंदन के नाम से है। अगर आप लोगों को मौका मिले मास्टर्स करने का या बाहर जाने का, तो आप इस स्कूल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इसी से अपना मास्टर्स करियर अगर करना चाहें, क्योंकि बड़ी सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, दाल स्कॉलरशिप है, इसके अलावा जो है वो जीनेवा स्कॉलरशिप है, बहुत सी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि मास्टर लेवल पे आप लोगों को। और आप लोगों को पता है नर्सिंग की हाईली पेड सैलरीज है दूसरे मुल्कों में। डॉक्टर्स को लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बट नर्सिंग के लिए कोई भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा मौका है बाहर जाने का। तो ये एक लेडी होती हैं जो कि रात को लैंप लेकर ज़ख्मी सोल्जर्स को जो है वो चेक करने जाती हैं, इसलिए ये नाम मिला इनको, क्योंकि ये 3 बड़े काम याद रखे गए हैं इनसे। क्योंकि एक तो वो जो वार है, क्राइमीन वॉर, जो 1854 में सैनिटरी रिफॉर्म में जो हुई थी, जिसमें मॉर्टेलिटी कम हुई थी, 42 से 2% तक गिरा दिया था, लाइक मॉर्टेलिटी रेट को, ठीक है। और 1859 में क्या हुआ था कि नोट्स जो हैं, बुक पहली किताब लिखी गई थी। और 1860 में क्या हुआ था कि पहला नर्सिंग का स्कूल पब्लिश जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो वजूद में आया था। कहाँ पर? लंदन में। अगर एवोल्यूशन देखें तो एवोल्यूशन के अंदर एक लाइन में याद करें कि प्रिमिटिव एविल्स या स्पिरिचुअल्स का है, जो कि पुराने ज़माने में जो कि हम कहते हैं एंशियंट लोग, जो कि टेंपल हीलिंग करते थे, मिडिल एजेस में जाते थे, नन्स और मॉक्स होती थी, मतलब क्रिश्चियंस के जो नन्स होते हैं, लाइक वो जो पादरी होती हैं और जो सिस्टर्स होती हैं, ठीक है, और मॉन्क्स होते हैं। 18th सेंचुरी में हॉस्पिटल्स बट थे, लेकिन हाइजीन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और जैसे कहें ना कि एक प्रोफेशनल नर्सिंग कैरियर का आगाज़ नहीं था। तो नाइटिंगेल एक मॉडर्न जो है वो नर्सिंग की शुरुआत थी, जो कि 20th सेंचुरी से हुई थी, साइंस प्लस स्पेशलाइजेशंस के साथ। तो अगर स्टोरी देखें तो स्टोरी के बिहाफ पर आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लिंक में भेज दूँगी यूट्यूब से, टाइम नहीं वेस्ट करते। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हिस्ट्री और उसकी पूरी जो है वो आप वार वाला किस्सा यूट्यूब पे देख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। वरना आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो ये सारी चीज़ें अब हिस्ट्री में तो हमने पढ़ लिया, आगे क्या है कि इसकी इवोल्यूशन और टाइमलाइन। भाई अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में कहते थे बदअसरात या नज़र, तो ये सारी चीज़ें होती थी। और कहते थे कि भाई ठीक करवाना है तो चुड़ैलें, जादूगरनियाँ ये ठीक करेंगी, ठीक है। लेकिन विच डॉक्टर्स मेडिसिन मैन, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बदला गया, ठीक है। तो एंशियंट सिविलाइजेशन में हमने टेम्पल बेस्ड हेल्थ केयर देखे, हर्ब्स एंड अर्ली सर्जरीज़ होती हुई देखी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टोटल मॉडर्न सिविलाइजेशन 20th सेंचुरी से शुरू हो गई थी। मिडिल एज की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी प्रोमोटेड, क्योंकि जो नर्सिंग कैरियर था उसको इस्टेब्लिश लाने में किए, तो ये सारे काम पहले तो ज़्यादातर मुसलमान साइंटिस्ट भी होते थे, ईजादें वो करते थे। और कुछ अच्छी अच्छी ईजादें हमारे मुसलमानों ने बहुत सी अच्छी ईजादें की हैं। कुछ ऐसे काम थे जो क्रिश्चियंस ने किए, उनमें से जो हॉस्पिटलाइजेशन और नर्सिंग कैरियर को प्रमोट करना था वो क्रिश्चियनिटी से आया था, क्योंकि उनके जो मॉक्स होते थे, नन्स होती थी, वो प्रोवाइड करते थे केयर और क्रूसेड्स। क्योंकि आप अगर देखें कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं या फिर वो सर्च कर लीजिएगा कि इन लोगों में ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं, और वो केयर की तरफ और हेल्थ की तरफ तो ये लोग बहुत ज़्यादा करते थे।
तो नाइट्स हॉस्पिटलाइटर और वहाँ पे रहना करना, केयर करना और जंगों में भी साथ जाना, ये लोग ये काम करते। 18th सेंचुरी में हॉस्पिटल हाइजीन नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल हाई डेथ रेट्स थे 18th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या हुआ है कि नर्सिंग तो बिगिन हुई विद द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब कह सकते हैं कि जो है वो एक प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम वो तब स्टार्ट हुआ। लेकिन देखिए, अगर आप हम अभी भी सुनते हैं ना, तो बहुत से हमारे पाकिस्तान के एरिया में, हमारे आसपास के लोगों में जो है वो अभी भी मल प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका वो बहुत कम है, जो है वो मतलब विलेज साइड और कंट्री साइड के लोगों में। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा डिनाई करें। बैड प्रैक्टिस कभी भी नहीं फॉलो करनी, हमेशा आप कुछ सीख के फिर ही आगे जाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, 20th सेंचुरी में मैंने आपको बताया कि नर्सिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका था, जो कि वर्ल्ड वार नर्सिस मॉडर्न एजुकेटर सिस्टम था। ठीक है, एग्ज़ाम टिप क्या है इसमें कि भाई आपने याद रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स की 3 कीज़ ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है। सैनिटरी रिफॉर्म, हाइजीन, सफाई सुथराई, स्टैटिकल मेथड्स इन हेल्थ केयर, जो कि न्यू और जो है वो मॉडर्न एरा जो हेल्थ केयर में था, और फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल, जो कि सबसे पहला नर्सिंग स्कूल भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम पीरियड में कंट्रीब्यूशन में आया था। दीज आर द मस्ट नोन फॉर एवरी एग्ज़ाम, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मॉड्यूल 2 में भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल 2 हमें बताता है कि WHO की डेफिनेशन क्या है, वो हमने याद कर, WHO की तरफ से जो नर्सिंग की डेफिनेशन है वो, और मेटा पैराडिगम्स, ये एक फाउंडेशन है। हर थ्योरी इन्हीं 4 जो है वो पिलर्स के ऊपर चलती है। ठीक है, जो कि ये हैं मेटा पैडाग्राम्स। ठीक है, और इसके अलावा एम्स ऑफ हेल्थ प्रोमोट, ये है एम्स ऑफ हेल्थ प्रोमोट हम कहें या फिर नर्सिंग कहें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम अपने पैरामीटर्स को देखें तो WHO की डेफिनेशन जो है कि नर्सिंग सब लोगों को बीमार या हेल्दी सबकी केयर करती है ना नर्सेस, हेल्थ प्रमोशन से लेकर इलनेस प्रिवेंशन तक। तो सिंपली आसान अंग्रेज़ी में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर ये होगा, डिफाइन नर्सिंग अकॉर्डिंग टू WHO, आइडेंटिफाई द 4 मेटाप्रेडिकल नर्सिंग इज एक्सप्लेन, नर्सिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, और WHO की ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि एक इनकम जो है वो इनकम्पासेस ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, फैमिलीज, ग्रुप एंड कम्युनिटीज, सिक और वेल एंड ऑल सेटिंग। नर्सिंग इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि नर्सिंग सब लोगों को याद करती है, सबकी केयर करती है, बीमार हो या हेल्दी, सबकी केयर करती है, हेल्थ प्रमोशन से लेकर इलनेस प्रिवेंशन तक। तो डिसेबल हो, चाहे डाइंग हो, चाहे कोई भी हो, सबकी जो है वो उसका केयर करती है। जो 4 मेन पिलर्स कहे या वो हम कहें कि इनके बिना प्रोफेशन नर्सिंग अधूरा है, तो वो एक पर्सन है जो कि आपके पास पेशेंट बन के आया है, दूसरा हेल्थ है जो कि स्टेट ऑफ वेलबींग जिसे हम कहें, और तीसरा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग ऑफ द पर्सन, कि आपका जो सराउंडिंग है उसमें क्या क्या आ रहा है। और नर्सिंग का प्रोफेशन जो इटसेल्फ है वो केयर, क्योर, कोऑर्डिनेशन और आर्ट ऑफ साइंस के ऊपर मुश्तमिल है। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पर्सन, पेशेंट, फैमिली या कम्युनिटी में से कोई भी हो सकता है। हेल्थ सिर्फ बीमारी ना होना बल्कि पूरी वेलनेस होना। ठीक है, पूरा वो कहते हैं ना कि कॉन्टिनम ऑफ द वेलनेस, मेंटल, फिज़िकल, हर चीज़ को मिला के, और सोशल। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो हेल्दी तो होते हैं, उनको कोई जिस्मानी तौर पे बीमारी नहीं होती, लेकिन वो दिमागी तौर पे बीमार होते हैं। तो दिमागी तौर के बीमार लोगों का इलाज करना और मुश्किल होता है, क्योंकि उनके दिमाग से वो बीमारी नहीं निकल रही होती। दिमाग से बीमारी मतलब उनकी सोच, साइकोलॉजिकल इश्यूज़। तो इस तरह के लोगों को भी ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट है, तो सराउंडिंग्स है, हॉस्पिटल्स हैं या कम्युनिटी है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग खुद एक प्रोफेशन केयर है, प्लस क्योर है और कोऑर्डिनेशन है। तो इन सारी चीज़ों से ये बना हुआ है। एम्स ऑफ नर्सिंग अगर कहें तो
प्रमोशन ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, जो कि हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। अब प्रोमोट कैसे करती है? प्रोमोट सिंपली इम्यूनाइजेशन है, स्क्रीनिंग है, हेल्थ केयर एजुकेशन है, स्टॉप डिजीज़ है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बीमारी से बचाना जिसे हम कहें, और प्रोमोट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम जिसे हम इंगेजिंग ऑफ हेल्थ लाइफ स्टाइल्स और वेलनेस। इस तरह रोज़ाना WHO की न्यू गाइडलाइंस आती हैं, उनको स्टडी करना, उनको प्रोमोट करवाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, ये सारा काम इनके ऊपर आता है। मॉड्यूल 3 में क्या आता है कि अगर आप ना यहाँ पे ऑप्शन है अपना CC का, तो उसको अप्लाई कर दें ताकि आप को वो भी मिले ना साथ, क्या कहते हैं, नीचे जो लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर कैप्शन का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वो ओपन कर सकते हैं, तो आपको लिखा हुआ भी नज़र आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोगों के, मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि आप लोग सिर्फ तवज्जो ये दें कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतनी हार्ड एंड मुश्किल ज़बान में बात कर रही हूँ जो आप लोगों को समझ में ना आए। सिंपल उर्दू है, तो कहने का ये मकसद है कि सिंपल उर्दू और आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ किस तरह करती है? रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ आपको पता है कि अगर ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और रिकवरी सपोर्ट, मतलब आपके एडमिशन से लेकर आप डिस्चार्ज जो बना रहे हो और फॉलोअप तक, ये सारी जिम्मेदारी, सेहत वापस लाना। अगर कोई पेशेंट आप लोगों के पास आया है और रिस्टोरेशन मतलब यही, अगर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, देन उसका डिस्चार्ज, उसको ठीक करवा के वापस भेजना और फिर उसकी सेहत जो नॉर्मल करना, ये सब आप लोगों के ज़िम्मेदारी में आता है। सही है, तो पीसफुल डेथ ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी इमोशनल भी है, लेकिन हम इसको इस तरह देखें कि अगर आपको पता है कि एक पेशेंट डाइंग स्टेट में है या आप कीमोथेरेपी के वार्ड में है, आपके पास कैंसर वार्ड में एक ऐसा पेशेंट है, या फिर डायबिटिक हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट है, या फिर आपके पास ऐसा पेशेंट है जिसकी लैप्रोस्कोपी हुई है, सर्जरी हुई है और सेप्सिस में चला गया, ICU में है और ICU में आपकी ड्यूटी है, तो आपको पता है कि इस पेशेंट की ABGs क्या आ रही हैं, आप देख रहे हो कि वाइटल्स नॉर्मल नहीं हो रहे, आप देख रहे हो कि गैस्पिंग में है, आप देख रहे हो कि एक्सीडेंट वाला है, कोमा में है, तो आधी चीज़ें आपका डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है। लेकिन आपको पता है जब आप नेगेटिव काउंसलिंग करते हो, जब ICU में आपकी ड्यूटी होती है, तो आपको किस तरह परफॉर्म करना होता है। आप वहाँ पे इमोशनल नहीं हो सकते, वहाँ पर आपको डाइंग पीपल की सपोर्ट बनना है और उनको मौत आराम से आए, ये भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अगर एक डाइंग पर्सन है जो कि आप जो है वो पेरेंट्स की विलिंग है 4 दिन और ज़िंदा रह ले, लेकिन बेस्ट चॉइस ये है कि वेंटिलेटर किसी ऐसे को दिया जाए जिसका सर्वाइवल रेट हो, तो यहाँ पर आप डिसीजन लेते हुए उसकी तकलीफ़ को दूर रखोगे और उसकी तकलीफ़ को किस तरह दूर रखना है, कौन सी जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करने से उसकी तकलीफ़ और उसकी दर्द में आराम आएगा, और जिसको वेंटिलेटर की नीड है वो वेंटिलेटर से वो 4 दिन और ज़िंदा रह सकता है और उसका सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है। तो वहाँ पे आपको ट्रायल्स देखना होता है कि असेसमेंट करनी होती है कि किसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है और किसको मुझे किस तरह देखना चाहिए। सही है, अब बहरहाल ये आप इंडिपेंडेंट नहीं करते, आपके साथ पूरी हॉस्पिटल टीम होती है, लेकिन आप मेन पिलर हो, आप बैकबोन हो। आपको पता है आप हॉस्पिटल की बैकबोन होते हो। नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, तो बैकबोन विदाउट जो है वो उसके कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब पूरा अस्पताल अगर नर्सेज ना हो तो अस्पताल नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर एक प्रोफेशन की अपनी जो है वो हैं खूबियाँ। ठीक है, और हर एक प्रोफेशन की अपनी क्वालिटी ऑफ केयर
है, किस तरह वो फ्रंट लाइन पे रह के वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पीसफुल डेथ भी पैलेटिव केयर किस तरह देनी है, इंश्योर द डिग्निटी एंड कंफर्ट एट द एंड ऑफ लाइफ। एक जिस इंसान की सांस जा रही है उससे उसको भरोसा देना, नहीं कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। और बाज़ औक़ात उसकी सांसें आपके हाथों में ही निकल जाती हैं आपके पेशेंट की। और वो बाज़ औक़ात जब फर्स्ट पेशेंट होता है ना, फर्स्ट डेथ इन योर हैंड, आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद आप लोग आदी हो जाते हो, बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, सारी मेडिकल टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मुझे याद है मेरे हैंड्स में जिसकी फ़र्स्ट टाइम डेथ हुई थी वो एक बच्चा था। और मैं जो है वो लाइक मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम जो है वो पूरा क्योर करके कफ़न पहनाया था, लाइक लेबर रूम में, और उसको क्लीन करके कफ़न पहनाया था। तो ये फ़र्स्ट आपके जो मोमेंट्स होते हैं आपको याद होते हैं, और याद रहेंगे भी। और क्योंकि हम एक इंसान हैं, हम इंसान को इंसान जब तकलीफ़ में देखता है तो फ़र्स्ट टाइम। लेकिन आपको अपने प्रोफेशन में इमोशनल नहीं होना, स्ट्रॉन्ग रहना है। क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप अपने हॉस्पिटल को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग आर्ट वर्सेस साइंस, अगर हम देखें कि नर्सिंग का आर्ट और साइंस, बेसिकली आर्ट में हम यही चीज़ें मैंने आपको कहा, एम्पैथी है, दूसरा का दर्द समझना, कम्युनिकेशन स्किल, इनिशिएशन, क्लिनिकल। अच्छा, ये चीज़ें दोनों ही बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने बड़े अच्छे से इसको मेहनत करके जो है वो उसको सेपरेट किया है कि आर्ट आना हर किसी का काम नहीं है, साइंस तो पढ़ के आ जाती है। कहते हैं ना कि डॉक्टर तो हर कोई होता है ना, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा होता है ना कि जिसकी बातों से, इलाज से इंसान की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। तो आपको भी वो आर्ट आना चाहिए, साइंस आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो कंपैशन या फिर कहे रहमदिली या फिर एम्पैथी कहे, दूसरा का दर्द समझना कहें, कम्युनिकेशन स्किल्स कहें, इनिशिएशन कहें, या फिर क्लिनिकल जजमेंट कहें, थेरापेटिक रिलेशनशिप कहें, या कल्चरल सेंसिटिविटी कहें, ये सारी चीज़ें हमारे आर्ट में आती हैं। और साइंस में जो कि आपके हैंड में है, जो आप अभी कर सकते हो, बाद में आप आर्ट पूरी ज़िंदगी का मतलब ये है कि आर्ट नेचुरल होता है। बाज़ लोगों में ना नेचुरल होता है, इखलाकियात, बात करने का तरीका, लोगों को अपना बना लेना, ये सारी चीज़ें आर्ट में आती हैं, ठीक है। आपका ताल्लुक़ किसी के साथ कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। और साइंस तो भाई आप के माइंड पे है कि आपको कौन कैसा पढ़ा रहा है और आप कौन कितना गेन कर रहा है, जिसमें आप एनाटॉमी भी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हो, फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, पैथोफिजियोलॉजी भी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जब आप करते हो, जब आप बीमारों की तकलीफ़ें देखते हो, अद्वियात सीखते हो। और आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, अब जो आप अभी पढ़ रहे हो कॉलेज के टाइम में जो आप एनाटॉमी की क्लासेस ले रहे हो, ये आप इंसान को पढ़ रहे हो ना, अपर लिम्ब पढ़ रहे हो, लोअर लिम्ब पढ़ रहे हो, ठीक है। आप थोरैक्स पढ़ रहे हो, आप एब्डोमेन पढ़ रहे हो, आप अपर लिम्ब में क्या क्या पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें, आप हेड नेक पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद फुल एनाटॉमी आप जितना भी पढ़ रहे हो, तो ये सारा आपका है। आपका ब्रैकियल प्लेक्सस है, आपका जो है वो अपर ब्रैकियल प्लेक्सस है, लोअर है, फिर आपकी जितनी भी एनाटॉमी है अपर लिम्ब की, आपकी एक्सिलर नर्व से लेकर मीडियल नर्व, अल्नर नर्व से लेकर आपकी मस्कुलोक्यूटेनस तक, रेडियल तक, ये 5 से 6 नर्व से जो भी है, इसमें सारी बीमारियां, सारी जो है वो डैमेजेस इसी एक आर्म में इन नर्व्स की। और ये अगर आपको फिंगर टिप्स पे याद है, कोई गिरा है मुँह भर, ठीक है, और उसका हाथ नीचे आ गया अपने, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी। अब ये ऐसी बातें हैं कि अगर हाथ को सूजन आ गई हो और हाथ आप उठा नहीं पा रहे हो, तो हड्डी टूटी है या नर्व डैमेज हुई है, ठीक है, या डिप्रेस हुई है। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग सीखोगे एनाटॉमी में, ठीक है। एग्ज़ाम टिप्स को अगर देखा जाए तो 4 मेटा पैराडिग्म्स,
हेल्थ एनवायरनमेंट नर्सिंग आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल नर्सिंग थ्योरी। कि भाई पर्सन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और नर्सिंग, ये जो मैंने आपको 4 पैरामीटर्स पढ़ाए थे, ये वाले, इनके बगैर आप ना ही काम कर सकते हो, ना ही आप प्रोफेशन को कहलवा सकते हो। ठीक है। थर्ड मॉड्यूल भी बड़ा आसान है। अच्छा, मैंने मॉड्यूल बनाए हैं तो ये आपकी आसानी के लिए बनाया है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग रट्टा लगा के जो है वो एग्ज़ाम दो। ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे कोई एक अंग्रेज़ी का अगर अल्फाज पढ़ रही हूँ तो पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो टॉपिक आप लोगों को उर्दू में समझाऊँ, और उर्दू में अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को फिर नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। अगर आप लोग देख के भी पढ़ सकते हो तो भी आप लोगों के लिए आसान है, वरना ये क्लास में ज़ूम पे भी कर सकती थी, लेकिन यूट्यूब पे शेयर करने का मकसद है कि आप जब घर जाओ तब भी ये खोल के देख सको कि मैडम ने 2 मिनट पहले क्या बोला था, और हम अपने नोट्स बनाएं। लिखने की आदत डालो। मैं जो पढ़ा रही हूँ, जितना पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के पास एक कॉपी होनी चाहिए इसकी। जो सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की पूरी एक कॉपी होनी चाहिए, जिसमें जो है वो जितने भी टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ वो सारे आप लिखो। ठीक है। आप अगर लिखोगे नहीं, और मैं हर वीक पे एवरी संडे पे कॉपीज़ मंगवाया करूँगी, वरना मैं खुद आऊँगी कॉपीज़ चेक करने। तो अपने कॉपीज़ मेंटेन करो, रजिस्टर मेंटेन करो, रजिस्टर बनाओ, पोर्शन बनाओ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, फिर एनाटॉमी का, फिर पैथो का, इस तरह बनाओ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के। ठीक है। अगर आप लिखोगे नहीं ना, आप कभी, और जिसका जितना अच्छा रजिस्टर होगा वो उतना अच्छा प्रोफेशनल इंसान बन सकता है अपनी लाइफ में, उसकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके नोट्स ही होते हैं, उसका उतना अच्छा एग्ज़ाम होगा, वो उतने अच्छे नंबर लेगा। खैर, मॉड्यूल 3 में है कि नर्स एक बैकबोन है, और कहा जाता है कि ये एक बैकबोन है क्योंकि वो 24 से 7 घंटे, लाइक पूरे दिन में 24 घंटे पेशेंट के साथ होती है, और 8 रूल्स के ऊपर वो काम करती है। ये 8 रूल्स ये हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाए थे कि केयर गिवर है, कम्युनिकेटर है, टीचर है, काउंसलर है, एडवोकेट है, लीडर है और मैनेजर है, रिसर्चर भी है। देख रही है ना, रिसर्चर भी है, नई नई तहकीकात देख रही है, न्यू टेस्ट आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रही है उसके ऊपर। अच्छा, पहले कोविड नहीं था, देखे, अब नर्सिस को कोविड करने आता है, नई टेक्निक आई, नया टेस्ट आया, ट्रेन किया गया, इस तरह करते हैं। तो ये पहले क्रोनिक डिजीज़ में टीबी आती है, टीबी का किस तरह टेस्ट होता है नर्सिस को आता है। ठीक है, आपको सिखाया जाता है सारी लैब्स, सारी ये सारी चीज़ें। तो केयर गिवर देखभाल करना, कम्युनिकेटर राबता, ये मैंने आगे थोड़ा सा रोमन उर्दू में भी लिख लिया है। बेसिक नीड्स ऑफ मेडिकेशन, वुंड ड्रेसिंग, प्रोमोटिंग हाइजीन, ये वाली सारी चीज़ें। बेड रिडन पेशेंट एवरी 2 आवर्स टू प्रिवेंट मायर सोर्स, लाइक अगर ये आपको अच्छी बात समझाती हूँ, किसी को बैड सोर्स है। अब बैड सोर्स क्या है? बैड सोर्स जो है वो आपके पट्ठों पे वो दाने से बन जाते हैं। मैं पिक्चर भेजूँगी बैड सोर्स की। अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो उस तरह की उसकी हाइजीन किस तरह रखनी है, कम्युनिकेटर उससे राब्ता किस तरह रखना है, उसको समझाना किस तरह है, ठीक है, उसको काउंसलिंग किस तरह करनी है, उसकी ड्रेसिंग किस तरह करनी है, उसको एजुकेट किस तरह करना है कि आप इस तरह घर जाके इसके ऊपर ये दवा लगाएंगे, आपने ज़्यादातर सोना नहीं है, आप जितना सोए रहेंगे तो आपको आपके ये ज़ख़म और लेटे लेटे और बैठने की वजह से और दुखेंगे। तो आप अपने आप को एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। काउंसलर्स हैं, ठीक है, आप काउंसलिंग करते हो, इमोशनल सपोर्ट देते हो, मैनेजमेंट है। मरते हुए इंसान को इमोशनल सपोर्ट देना ये बहुत बड़ी कला है। हेल्पिंग अ कैंसर पेशेंट को पर डायग्नोसिस, तो उसकी डायग्नोसिस के साथ मिलके आप उसकी हेल्प करते हो, उसको ट्रीटमेंट में सारी हेल्प आउट करवाते हो। इसके अलावा हर टीम में हायरार्की में अगर नर्स सेंटर में होती है तो डॉक्टर टॉप पे डायग्नोस करता है कि नर्स कोऑर्डिनेशन करती है और फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरापिस्ट सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है।
हेल्थ टीम हायरार्की में कौन कौन आता है? तो डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, फार्मासिस्ट आते हैं, फिजियोथेरापिस्ट आते हैं, ठीक है। इनके बगैर अस्पताल नहीं, सोशल वर्कर्स आते हैं, ठीक है। इनके बगैर अस्पताल नहीं चलता। अब डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं, इलाज करते हैं, नर्सेज उसका केयर करती हैं, उसके टेस्ट वगैरह, उसके जो भी रिलेटेड एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं वो करवाती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाती हैं। फार्मासिस्ट क्या करता है कि दवाइयाँ देता है। डाइटिशियन क्या देता है, उसको खाने पीने की जो है वो नॉलेज देता है कि भाई ये खाना है, इस बीमारी में ये खाना है। और फिजियोथेरापिस्ट क्या करता है कि मोबिलिटी, रिहेबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का ख़्याल करता है कि यार इस बीमारी में आपने उठना बैठना है, इस बीमारी में आपने टांगे चलानी है, ऑपरेशन के बाद आपने तीसरे दिन से ये करना है, एक्सरसाइज है, ये है, वो है। और ऑपरेशन के बाद पाँव उठा के नहीं उठा, वॉक करवानी है, अगर ना वॉक करेंगे तो ये होगा। ये सारी चीज़ें। सपोर्ट ऑफ सोशल वर्कर, फैमिली सपोर्ट देती है और कम्युनिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। अगर आप जिस अस्पताल में काम कर रहे हो तो वहाँ कोई की मार्केटिंग प्रमोट करना, ये वो, ये सारी चीज़ें आपका सोशल स्टाफ करता है। आपके अस्पताल के बारे में लोगों को बताना, गाँव गली कूंचों तक। अब एग्ज़ाम टिप्स क्या है इसमें? एग्ज़ाम टिप में सिर्फ ये चीज़ है कि नर्स इज़ द ओनली टीम मेंबर प्रेजेंट 24/7 विद द पेशेंट। दिस मेक्स द नर्स the primary source of patient information and critical coordinator of the care. This is why nurses are called that's why the nurses are called backbone of the healthcare system. अब रही बात मॉड्यूल 4 की। अब मॉड्यूल 4 इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इथिक्स के बारे में, इथिक्स हर फील्ड की जो है वो जान होती है, ठीक है। रूह कहते हैं ना, रूह। तो लीगल साइड में सिर्फ इश्यूज़ है, याद रखो। नेग्लिजेंस, अगर गलती करोगे मेडिसिन में या माल प्रैक्टिस में या गलत टेक्निक से नुकसान, असॉल्ट और बिट्रे या फिर धोखा करना, अस्पताल से धोखा करना, अस्पताल की अद्वियात के साथ धोखा करना, टीम के साथ धोखा करना, मैनेजमेंट के साथ धोखा करना, मरीज़ की सेहत के साथ धोखा करना, उसको कोई दवा टाइम पे ना लगाना, इन्फॉर्म करना कि कंसेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्लोजर, वॉलेंट्री और कॉम्पिटेंस रिटन। आपका एक पेपर होता है जिसको हम प्रॉपर वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, जिसके ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि अल्लाह ना करे कभी किसी को कुछ हो जाए, जिसमें ना अगर किसी का पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के दौरान तो ना अस्पताल ज़िम्मेदार है, ना अमला, ना फिर आप अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट करवाने आए। तो हाई रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार कहूँगी, जहाँ पर भी जाओ, जिस अस्पताल में काम करो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो, अपने नोट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखा करो। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने जो है वो मिस किए हैं कि आपका जो एक्ट है, हर कंट्री स्टेट का अपना कानून होता है नर्सिंग की स्कोप का, जो कि डिफ़ाइन करता है लाइसेंस देने में और उसको रिन्यू करवाने में। लाइसेंस इंश्योरेंस का ये होता है कि नर्स बनने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। रजिस्टर्ड नर्स RN कहें या जो 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है, BSc नर्सिंग है, तो हर एक में रिन्यूअल होता है, जैसे जिस तरह हम डॉक्टर्स का होता है, ठीक है। तो नेग्लिजेंस इज़ रॉन्ग मेडिकेशन टू गिव इन द पेशेंट बाय मिस्टेकिन। माल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल अगर नेग्लिजेंस बियॉन्ड द स्टैंडर्ड केयर है तो वेरी रॉन्ग इंजेक्शन टेक्निक, अगर कॉजिंग नर्व डैमेज, गलत जगह पे इंजेक्शन लगा देना। और लिटरली ये बहुत से केसेस हो रहे हैं हमारे पीरू के अंदर। पीरू में बहुत से इस तरह के केसेस हो रहे हैं और यू वुडेंट बिलीव कि विज़िट पे मैं एक प्रोजेक्ट में जाया करती थी, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेती, लेकिन पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के केसेस बड़े निकल के आए। और रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि ये मल प्रैक्टिस है। हालांकि अगर देखा जाए ना पीछे, तो ये प्रैक्टिस वो कर रहे होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, चाहे BSN की हो, चाहे अगर है और वो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर उनकी बैड प्रैक्टिस है। और लेकिन मोस्टली देखा गया है
हमारी स्पेशल कम्युनिटी है एक, हर किसी की अपनी रोज़ी है, मैं मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन जो नॉन प्रैक्टिशनर डिस्पेंसर्स हैं, या फिर हम इसको ये कहेंगे नॉन सर्टिफाइड डिस्पेंसर्स हैं, तो वो इस तरह की हरकतें उनकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी नेग्लिजेंस नज़र आती है, क्योंकि हर चीज़ तजर्बा नहीं होती, कुछ चीज़ें दिमाग, अक्ल और पढ़ाई इल्म ज़रूरी होती है, तजर्बे पे हर चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो असॉल्ट, बिट्रे मतलब धोखा, टचिंग पेशेंट विदाउट कंसेंट। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये जीबीवी के अंदर आ जाएगा अगर इसको मैं डिटेल में लेके जाऊँ। गिविंग इंजेक्शन आफ्टर पेशेंट इज स्पेशली रिफ्यूज्ड, ये एक दूसरा पैरामीटर है। और टचिंग मेडिकेशन के अलावा तो जीबीवी वाली साइड दूसरा 2 पैरामीटर्स है। अगर पेशेंट आपका मना कर रहा है कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना, आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है, पेशेंट आपको कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं लगवाना, तो यू वुडेंट डू एनी ज़बरदस्ती, ठीक है। और अगर आपका मरीज़ कह रहा है कि मैं आपको टच करने की इजाज़त नहीं देता, तो भी आपने हर काम करने से पहले इजाज़त लेनी है। मैडम, सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये पट्टी कर दूँ, सर अभी मैं ये पट्टी करने वाली हूँ क्योंकि डॉक्टर ने आपकी ये लिखी है, तो आपने इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा, ये आपकी सेहत के लिए इसके ये फ़ायदे हैं, ये आपके पील को, गंद को इस तरह निकालेगी, ये वो, और आपकी हाइजीन को मेंटेन रखेगी। तो हर चीज़ की अपनी काउंसलिंग है, ठीक है। अगर आप किसी टर्शरी केयर में काम करेंगे तो इस चीज़ का आपको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो ये कंप्लेन होती है कि नर्स आती ही नहीं है, ठीक है। तो फास्ट इम्प्रिजमेंट, अच्छा, जो जीबीवी का केस है तो वो मैं डिस्कस करती हूँ। आपको पता है डॉक्टर सपना का केस, अगर किसी को याद हो, मेरे ख्याल से डॉक्टर सपना इंडिया में जो एक ड्यूरिंग ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ रेप हो गया था और बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। ड्यूरिंग ड्यूटी, चाहे डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो, तो इस तरह के जेंडर बेस्ड वायलेंस के भी बड़े केस आते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि आपके एथिक्स ही आपको अलो नहीं करते। आप जब इस फील्ड में आते हो ना, एक हलफ लेते हो, पता नहीं आप लोगों ने हलफ लिया या नहीं लिया, लेकिन मैं जिस दिन आई, मैंने विज़िट किया, मैं आप लोगों से हलफ उठवाऊंगी कि भाई आप लोग जैसे कि ओरिएंटेशन होती है ना हमारी, तो वो ओरिएंटेशन में करते हैं कि भाई मैं न किसी को नुकसान दूंगा, तो ये सारी एक चीज़ें होती हैं कि हमेशा इंसान ज़ात की खिदमत करूंगा, ये वो, तो कभी ऐसी भी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरे प्रोफेशन के ऊपर दाग आए, मेरे पेरेंट्स जलील हो, मेरी फ्यूचर की आने वाली ज़िंदगी, मेरे बच्चों को सरवाइव करना पड़े, या फिर मेरी पार्टनर को सरवाइव करना पड़े। तो ये भी आपको हलफ लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो दौर है, जेंडर बेस्ड वायलेंस और आपके ऑनर किलिंग के इशू और आपकी हरासमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा। मेंशन मैं नहीं करना चाहती मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स को, क्योंकि बहुत सुना है बड़े अस्पतालों के बारे में, बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े काम जो है वो नेगेटिव नेग्लिजेंस पेशेंट्स की और फिर पर्सनल इश्यूज़ लोगों के उभरते हुए, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है किसी को डिस्कस करने में। कहने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों ने किसी भी इसी तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना जिससे इनएप्रोप्रिएट इम्पैक्ट पड़े आपके फ्यूचर पे, ठीक है। प्राइवेसी के बारे में, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, लीकिंग पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग पेशेंट डायग्नोसिस विद अनऑथोराइज्ड पर्सन। अच्छा, ये इंतहाई सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर आपको पता है कि आपके पेशेंट को HIV है, आपके मोहल्ले का कोई मरीज़ आपके पास आया और उसको HIV है, और आपने जो है वो जाके पूरे मोहल्ले में ढंढोरा दे दिया, ये तो HIV है, इसे HIV है, इसके साथ मत बैठ। अच्छा, तो ये
नहीं करना होता। हमेशा पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रखनी होती है, ठीक है। डिफेमेशन, डैमेजिंग पेशेंट्स रेपुटेशन विद फॉल्स स्टेटमेंट, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द पेशेंट कैरेक्टर। अस्पतालों में और ऑर्गेनाइजेशंस में ना अपनी प्रोफेशन या अपना पेशेंट बनाने के लिए ये चीज़ बड़ी आम हो रही है कि मेरी थोड़ी सी इज़्ज़त हो तो अगले की इज़्ज़त जाए। फिर कंसल्टेंट के सामने, प्रोग्राम मैनेजर के सामने, या अस्पताल के अमले के सामने, या एम्प्लॉयज़ के सामने, या आपके सोशल सेक्टर के लोगों के सामने, या आप किसी भी बैंक में काम कर रहे हो तो मतलब टीम वर्क, किसी भी अपने से ऊपर वाले बंदे के आगे अपनी प्रोफेशन झाड़ने के लिए दूसरे की इज़्ज़त ख़राब करना निहायत ही घटिया चीज़, निहायत ही, कि अगले की इज़्ज़त ख़राब करके उसका कैरियर या करेक्टर या कुछ भी ख़राब करके कैरेक्टर एसोसिएशन करके मेरी इज़्ज़त उसमें थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फ़लाँ बंदे को मैंने ये कांड करते हुए देखा और आके अस्पताल में अपने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब ये तो ऐसी है, ऐसी 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 ऐसी, ओहो ऐसी है। डॉक्टर का ना आए ना जाए, डॉक्टर ने क्या करना है। हाँ अलबत्ता एक ज़रूर चीज़ हो जाएगी, अगर कोई समझदार डॉक्टर होगा तो वो आपके बारे में सोचेगा कि ये इंसान डिप्रेसिव है, साइको है, मेंटली स्टेबल नहीं है, जो कि हर वक्त दूसरों के लोगों को। अच्छा, मेरे उस्ताद एक बड़े बेहतरीन उस्ताद एक चीज़ कहा करते थे कि ऑलवेज डिस्कस टॉपिक, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम, टॉपिक को डिस्कस कीजिएगा जब दोस्तों से मिले, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपका फ़ायदा है। नेवर एवर डिस्कस पीपल्स इन गैदरिंग, इंसानों को डिस्कस मत करो, ठीक है। मौज़ूओं को डिस्कस करो ताकि जिससे आपकी पहचान में थोड़ी वर्थ बने कि भाई हाँ बंदा, ओहो क्या बंदा था, उसकी बातें मुझे आज तक याद है। फ़लाँ बंदा, अच्छा फ़लाँ बंदा, फ़लाँ बंदे की ये बातें, क्या उसकी नॉलेज है इस चीज़ में। नर्स, ऐसा कमाल का नर्स मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना एक स्टाफ है, उनका नाम बड़ा मशहूर है पीड्स के अंदर। अब कौन कौन उन्हें जानता है आप मेंशन कर सकते हैं, तो फिर मैं जो है वो उनका नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा आपने जो है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो लेना होता है, पहले भी डिस्कस किया है। अच्छा, डिस्क्लोजर मतलब मुकम्मल मालूमात देनी है पेशेंट को, ट्रीटमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, रिस्क के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके लिए आपको उस बीमारी का भी नॉलेज होना चाहिए, तब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो ही जाती है। लेकिन अगर आप अभी से इतना अच्छा पढ़ना शुरू कर दो कि जब आप अपनी प्रैक्टिस में जाओ तो आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े और आप एक एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ बनो, ठीक है। वॉलंटरी से पेशेंट को बिना दबाव के अपनी मर्ज़ी से एग्री करना चाहिए, सही है। मतलब अगर कुछ पेशेंट्स से होते रिफ्यूज़ल वाले, लेकिन मोस्टली नहीं होते। अडल्ट इस तरह नहीं करते, लेकिन जो बच्चे होते हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो जो है वो इस तरह होता है, ठीक है। तो बच्चे बड़े वो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनकी सेहत के लिए बेहतर होता है, तो हमें फिर बच्चों वाला माहौल अपनाना होता है, बच्चों की तरह बिहेव करना होता है ताकि बच्चे ना हमसे डरे, ठीक है। एक तहरीर लिखनी होती है कब, जब सर्जरी हो या हाई रिस्क प्रोसीजर्स हों तब, सही है, जिसको हम हाई रिस्क कंसेंट भी ज़रूरी कहते हैं, ठीक है। पेशेंट के राइट्स क्या क्या हैं, राइट टू इन्फॉर्म द कंसेंट, मशवरा से रज़ामंदी का हक़ उनको है कि वो किसी से भी रज़ामंदी ले सकते हैं कि आया मैं ऑपरेशन करवाऊँ ना करवाऊँ। अच्छा, मोस्टली गायनी के डिपार्टमेंट में जो है वो काउंसलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि नहीं अब आपका ऑपरेशन ही होगा, तो इससे बचे। ऐसे डॉक्टर ना बनिएगा जो अब ऐसे स्टाफ ना बनिएगा कि अगर जहाँ पे कोई गलत चीज़ भी हो रही हो और आप उसको प्रमोट करके बैठ जाएं, ठीक है। तो ये आपसे हर एक चीज़ की आखिरत में गिन गिन चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, ठीक है।
राइट टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट, उसको पूरा हक है कि वो किसी भी वक्त इलाज से इनकार करने का हक रखता है, ठीक है, वो बंद करवा सकता है। राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने का। और इसके अलावा राइट टू डिग्निफाइड द केयर, इज़्ज़त से इलाज का हक। ये वही बात है कल वाली कि बहुत से स्टाफ बड़े खड़ूस होते हैं, बदतमीज़ होते हैं। अच्छा, होते भी हैं। मैंने अपनी हाउस जॉब के टाइम में अपनी प्रैक्टिस में बड़ा देखा कि जो एक तो हाउस ऑफिसर्स को कंसल्टेंट जलील करती हैं और स्टाफ भी कोई कम जलील नहीं कर रहे होते। मतलब वो अपना बदला जो कंसल्टेंट ने कभी उनसे लिया था, वो उसका बदला एचओ बेचारे से ले रहे होते, ठीक है। तो वो डॉन बन चुकी होती है ना तब तक वार्ड की स्टाफ जो होती है। अगर गायनी की स्टाफ है तो वो गायनी के वार्ड की डॉन है, और वो कंसल्टेंट के बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों में से होगी कोई, ठीक है। करीबी रिश्तेदारों मतलब वेरी नियर टू हार्ट होगी, तो वो आपको बहुत बुरी करवाएगी। बाकी डिपार्टमेंट्स अच्छे होते हैं गायनी को छोड़ के। तो नर्सेज हैव 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू प्रमोट द हेल्थ, टू प्रिवेंट द इलनेस, टू रिस्टोर द हेल्थ एंड टू एलिवेट द सफरिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल काउंसिल नर्सेज ICN, ठीक है। अब एथिकल एस्पेक्ट्स में ये होता है कि इखलाकी पहलू बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके 6 रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उसकी मीनिंग और नर्सिंग की एप्लीकेशंस मैंने लिख दी हैं। ऑटोनॉमी में क्या आता है, ख़ुद मुख्तियारी है भाई, पेशेंट की मर्ज़ी, इज़्ज़त जो है वह भलाई उसकी है, फिर पेशेंट के लिए बेहतरीन करना। ऑलवेज एक्ट इन द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट, प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी एंड केयर, आप अच्छे से अच्छे इलाज करें और नुकसान मत करें, लाइक नॉन मेलिफिशंस, मतलब जो नुकसान ना दे। फर्स्ट डू नो हार्म, मतलब डू नॉट हार्म। आप कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो। आपके मोहल्ले के बाहर आपकी उसकी जानी दुश्मनी है, लेकिन अगर आपके पास अस्पताल में वो आ गया तो वो आपका पेशेंट बन गया है। आप उसको जो है वो कोई ऐसा टीका नहीं लगाएंगे जिससे उसको नुकसान हो, ठीक है। अवॉइड द एक्शन दैट कुड हार्म द पेशेंट, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल हेल्थ केयर एथिक्स। ये आपके एथिक्स में आता है, आपके इखलाकी दायरे में आता है कि आप कोई भी नुकसानी चीज़ ना दें, नुकसान ना पहुँचाएँ इनको जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो, ठीक है। जस्टिस, इंसाफ, सब पेशेंट्स को बराबर का ट्रीटमेंट। ऐसे नहीं है कि रिश्तेदार है, पप्पो की बेटी है तो उसके लिए जी बर्गर आ रहे हैं, पिज़्ज़े आ रहे हैं, और उसको अद्वियात में भी आला अद्वियात डॉक्टर से लिखवा के दे रही हैं, और बाकी जी गरीब है तो काम वाली की बेटी है तो उसको बस जो भी है मैडम लिख के दे दे। ऐसा नहीं होगा। इक्वल राइट, वो भी आपके पास पैसे दे के आ रही है और वो भी। और फर्टिलिटी में आप वफ़ादारी देखते हो कि आप कितना वफ़ादारी के साथ अपने इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है या ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका सिस्टम है, उससे कितना वफ़ादार हो। कीप योर कमिटमेंट टू पेशेंट, बी ट्रस्ट वर्दी एंड लॉयल इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तो आपको अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के साथ भी लॉयल होना पड़ता है। वेरासिटी, सच बोलना, पेशेंट को सच बताना। ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू द पेशेंट, ऑनेस्टी बिल्ड टू ट्रस्ट एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अच्छा, आप अपना रिलेशनशिप जो भी स्टार्ट करोगे सच से करोगे, लाइक आप अपनी जो है अपना इंट्रोडक्टरी है, ऑनेस्टी विद बिल्ड ट्रस्ट एंड नर्स पेशेंट को इस तरह काउंसलिंग करें कि वो आपकी बात पे, आपकी काउंसलिंग में इतना एतबार करे कि आपकी अद्वियात लेने से वो मना ना करे, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। कॉमन एथिकल डिलेमास जो होते हैं वो, अगर हम कहें कि सिंपली ट्रूथ टेलिंग, वो चीज़ें जिनके टर्मिनल्स लाइक इलनेस है, पेशेंट को सच बताना है या नहीं, जैसे कैंसर है, बड़ी लाइक बहुत मुश्किल चीज़ें होती है ये डिलेमास, ठीक है। कि आया हमें इस चीज़ को अब मरीज़ को कैंसर आ गया, बताएं या ना बताएं, बताना है आपने, वो मरने वाला है, बताएं ना बताएं। अब तो आपको सामने बताना होता है। फैमिली ने मना किया तो क्या करे, आपने फिर भी बताना है, क्योंकि उसको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करने में फिर आसानी होगी। फिर चाहे वो उसकी काउंसलिंग करे, यूथेनेसिया, पेशेंट की मौत में मदद करना है। इसका मतलब ये है कि जायज़ है या नहीं है भाई, जायज़ है। मतलब
इस तरह नहीं करना कि भाई उसको कोई जहर का टीका लगा देना है, इस तरह नहीं करना। मतलब आपको पता है कि एक डाइन पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, और उसके अगर अटेंडेंट चाह रहे हैं कि हम उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हम उसको वेंटिलेटर पर नहीं रखना चाहते, तो फिर उसकी केयर करना, उसको पेन फ्री रखना, उसको इस तरह सेडेशन में रखना, ठीक है, जहाँ पे नीड हो वहाँ पर, नीड बेस एरियाज़ पर, और काउंसलिंग करके उसको वो करना, रीअश्योरेंस करना, लिमिट द रिसोर्सेज, कौन सा पेशेंट को मिले, आईसीयू बेड किसको देनी चाहिए फर्स्ट, कॉन्फिडेंशली वैसे सेफ्टी, पेशेंट ने क्राइम कन्फेस किया तो क्या करें, पुलिस को बताना चाहिए या नहीं। भाई अगर कोई क्राइम केस है तो आपको बताना है लाजमी। एग्ज़ाम टिप्स में है ये 6 एथिकल पॉइंट आपने याद रखनी है, और ये ज़रूरी याद रखनी है। इसके अलावा आपका जो 5 मॉड्यूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूरा हॉस्पिटल के ऊपर है, कि हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जो सिक, इंजर्ड या उन लोगों की मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है जो जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लाइक अगर क्लासिफिकेशन को हम देखें तो ओनरशिप में, मिल्कियत में जो चीज़ें आती हैं कि अस्पताल तो गवर्नमेंट का भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, डीएच को हो सकता है, प्राइवेट आगा खान, शिफा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कोई भी हो सकता है, SIUT डोनेशंस हो सकती हैं, अपोलो चेन्स, बिजनेस मॉडल्स सारे हो सकते हैं। बाय स्टे ड्यूरेशन में शॉर्ट टर्म एक्यूरेट में आपका डे केयर आता है, 30 डेज स्टे, लॉन्ग टर्म में चला जाता है, क्रॉनिक में 30+ डे। डे केयर में सेम डे में आप 8 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर देते हो। डायलिसिस सेंटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि, और बाय स्पेशली तखस्सुस, लाइक जनरल हॉस्पिटल्स हैं, सब डिजीज़ वाले हैं, कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों के आइस हॉस्पिटल्स अलग है और कैंसर हॉस्पिटल्स अलग है, साइकेट्रिस्ट अलग है, दिमागी बीमारियों के अलग है। तो ये हर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स अलग होते हैं और अस्पताल भी अलग होते हैं, ठीक है। बाय साइज़ बेड्स, और कौन सा बेड किसको देना चाहिए, मीडियम का, एज वाइज, और लार्ज है, किसको कौन सी नीड है, तो उस हिसाब से भी आपको मैनेज करना होता है। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन एक चार्ट में आता है जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ से बना हुआ होता है, जिसमें मालिक होता है, बॉस, और पॉलिसी मेकिंग, फंडिंग भी होती है, बाज़-औक़ात गवर्नमेंट भी होती है। मेडिकल डायरेक्टर होता है जो मेडिकल अफेयर्स को देखता है, नर्सिंग डायरेक्टर होता है, CNO कहें या नर्सिंग डायरेक्टर कहें, जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट का ज़िम्मेदार होता है, नर्सिस की सुपरविज़न करता है। क्लिनिकल सर्विसेज जिसमें OPD, IPD, ICU, OT पेशेंट, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, OPD, IPD, ICU और OT, ये आपने पढ़ के आना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, HR, फाइनेंस, बिलिंग और मैनेजमेंट अफेयर्स, सपोर्ट सर्विसेज और लॉन्ड्री, किचन, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। अगर नाइट स्टे है तो आप किस तरह मैनेज करोगे, तो इसलिए ये ज़रूरी होती है। अस्पताल के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब ये यहाँ आ गया जी, मैंने आपको बोला था और अब मैं आपको बता देती हूँ। OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बिना एडमिट हुए इलाज, वॉक इन पेशेंट्स आते हैं। IPD में इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, एडमिट होने के बाद इलाज, और इमरजेंसी में क्रिटिकल पेशेंट जो 24 घंटे के अंदर होते हैं। ICU में, इंटेंसिव केयर में बहुत क्रिटिकल पेशेंट, ऑपरेशन थिएटर में बहुत क्रिटिकल पेशेंट, स्पेशल मॉनिटरिंग वाले। OT में सर्जरी होने की जगह है जहाँ पे सर्जरीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, और लेबॉर्ट्री में लैब टेस्ट, यूरिन टेस्ट और पैथोलॉजिकल टेस्ट जितने भी है वो होते हैं। रेडियोलॉजी में एक्सरेज और इमेजिंग होती है। फार्मेसी में डिस्पेंसरी होती है, मेडिसिन की दुकान होती है, लाइक सिंपली। CSD में सेंट्रल स्टेरॉयड सप्लाई डिपार्टमेंट अलग होता है, जैसे MMD होता है और CSD होता है, CSSD होता है, मेडिकल मैनिक्वेन इक्विपमेंट डिपार्टमेंट कुछ इस तरह। फिर मैनुअल और मेचोरी, अच्छा मोर्चुरी, डेड हाउस। अच्छा 2 बज गए और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, बट मैं ये आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, प्ले नहीं कर रही। अच्छा, मुर्दों की जगह मोर्चुरी जो होती है, जहाँ पे मुर्दे रखे जाते हैं, जैसे सर्द खाना गए। पोस्टमार्टम रूम अलग होता है, मॉर्चरी रूम अलग होता है। हॉस्पिटल वार्ड्स एंड बेड्स, जनरल वार्ड होते हैं जी 4 से 8 बेड वाले, और फिर प्राइवेट, सेमी प्राइवेट रूम्स होते हैं, फिर प्राइवेट रूम्स होते हैं, 1 रूम डिलक्स और लग्जरी रूम होते हैं, जिसमें सोफ़ा वगैरह भी अवेलेबल होते हैं।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आईपीडी, ओपीडी, टीचिंग रूम्स, 500 प्लस बेड हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं। मतलब एक डॉक्टर बनने के बाद या अगर नर्सिंग बनने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप 500 बेड वाले अस्पताल में प्रैक्टिस करना, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, अब ये एक क्विक समरी है। आइसोलेशन रूम क्यों होते हैं? ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती है जो कि आपको एक इंसान से दूसरे इंसान में लग जाती है, तो उनमें आइसोलेशन रहना, जैसे कोविड था, आइसोलेशन है, क्वारंटीन है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में आप ये ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, रोल ऑफ नर्सिंग, लीगल थिकर हॉस्पिटल्स, ये है। और ये कुछ MCQs हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और ये आज का मॉड्यूल ख़त्म होता है इंस्टीट्यूट के नाम से। ये 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो होमवर्क है, एवरीडे का होमवर्क मैं दूंगी जब भी क्लास लूँगी, आपने उस दिन पढ़ना है पूरा दिन और कुछ नहीं करना। ये चीज़ें OPD, IPD, इमरजेंसी, ICU, OT, लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, कम से कम ये आप लोगों को आना चाहिए। जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट, ये और जितनी भी मैंने मेन पॉइंट्स लिखी हैं जो कि ये वाली हैं, ये आपको आनी चाहिए। सही है। बाकी मुकेश है तो आपने मुकेश क्या करना है, सबसे लेने हैं और इसकी इमेजेस बना के मुझे भेज देनी है ताकि मैं अपना काम कर सकूं। सही है। और रही बात, मैं मौका मिला तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़ूम पे क्लास करेंगे हम लोग, जिसमें मुझे पता चलेगा और आप रिस्पॉन्ड भी करेंगे। ठीक है, वो तरीका मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूँगी। सही है। सो टाइम काफ़ी हो गया, अब मैं सो जाती हूँ और इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। और ये आप लोगों का जब सुबह लेक्चर चलेगा तो मॉर्निंग में मुझे हर किसी के वो चाहिए, लाइक रिस्पॉन्ड चाहिए। और जो लेक्चर सुनेगा नीचे अपना नाम लिखे लाजमी कि मैडम मेरा नाम फ़लाँ, और कमेंट करे यूट्यूब पे कि मैं हलीमा इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट, ये नेम मैंने सुन लिया, ताकि मुझे पता चले इस स्टूडेंट ने सुना पूरा लेक्चर। ठीक है, अगर स्टूडेंट नहीं सुनेगा तो क्या फ़ायदा ये बनाने का। मैं इतनी रात में जाग रही हूँ आपके लिए 1 घंटे की वीडियो बना रही हूँ, इतनी गाइडलाइन मेहनत से मैंने ये बनाई है, बैठ के पूरी आँखें मेरी ख़राब हो गई हैं लैपटॉप पे बैठ के। तो ये आप लोगों के लिए बनाई है ना, आप लोगों की आसानी के लिए बनाई है, मैंने अपने लिए तो नहीं बनाई। तो कम से कम आप लोग ये तो सोचें कि हम क्या एक ये वीडियो भी ना सुने। तो खुदारा ये जितने भी 3 ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स में आपने यूट्यूब पे जब ये वीडियो देखते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट करना है और आगे अपना डिपार्टमेंट लिखना है, फ्रॉम CNA कोर्स, फ्रॉम CMW, फ्रॉम फ़लाँ कोर्स। ठीक है, ताकि मुझे पता चले ये बैच है, ये बैच है। और सही है। तो मुकेश, आपने ये सबके मोबाइल पकड़ के और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आप लोगों को रोज़ाना लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। और बाज़ औक़ात मैं चेक करूँगी, आप लोगों को ग्रुप में नहीं दूँगी, देखती हूँ कौन लेक्चर टाइम पे खोल के सुनता है घर जाके, मुझे पता चले। क्योंकि इश्ताक साहब तो रोज़ाना मॉर्निंग में आप लोगों के लिए करेंगे प्ले, लेकिन जो ये है आप लोग सुनते भी हो या नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। चले, सो दैट वाज द एंड ऑफ क्लास। 2 मिनट है, क्लास को एंड करते हैं, रोज़ी हक हलाल की करते हैं। 1 घंटा पूरा हमारी जो ये क्लास थी, जिसमें कोशिश हमने ये की कि प्रोडक्टिविटी रखें, नॉलेज रखें, प्रोडक्टिविटी रखें, घिच-मिच ना करें, कहानियाँ ना सुने। सही है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और आप अपने नोट्स बनाएंगे कॉपी, आई विल चेक। ठीक है, तो चले, कुछ सेकंड्स बच गए हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल और बेल आइकन को भी दबा देना है। ठीक है, और इसके अलावा
फिर से मैं कहती हूँ कि जितने भी फ्रंट लाइन प्रोवाइडर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं, चाहे डिज़ास्टर हो चाहे फिर हॉस्पिटल हो, नॉर्मल रूटीन। तो आप लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख़याल रखें। अगर आप लोग हेल्दी रहेंगे तो आप एक बीमार मरीज़ का ख़याल रख सकेंगे, ठीक है। अगर आप बीमार हैं तो फिर आप नहीं कैसे रखेंगे किसी उसका ख़याल, ठीक है जी।